बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना खास ख्याल रखिए। स्मॉग की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, आज हमारी लीड स्टोरी भी ये है, छुट्टियों का नोटिफिकेशन। और बहुत सारे पेरेंट्स चूँकि बड़ा कंसर्न होते हैं कि जी छुट्टियाँ हो रही हैं नहीं हो रही, मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं। हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए थे। अब स्कूल इसकी किस हद तक पाबंदी कर रहे हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आपसे आगाज़ कर लेते हैं दुरे नायाब। देखिए, बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल विल ना होना इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमने इस तरह के बयान भी सुने जिसमें मुराद राज साहब जो कि सूबाई वज़ीर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम देखेंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है, बच्चों का बड़ा हर्ज हो रहा है, तालीमी साल ज़ाया हो रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। का खात्मे इसके लिए भी कुछ कर लें अगर बच्चों के नुकसान की आपको इतनी फिक्र है। माजरत जब हाई कोर्ट ने फिर इस पर स्टैंड लिया जो कि जस्टिफाइड भी था, बहुत बेहतर बात थी। जिस तरह जुनैद ने कहा कि आंखों की सोजिश भी हो रही है, बच्चों के अंदर बड़े मसाइल हो रहे हैं, और अब तो हम जितने बड़े लोग भी हैं हमारे भी सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बड़े मसाइल है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस पर अमल दरामद किया जाता। अब रही बात कि पहले कोरोना था, उसके बाद बच्चों के तालीमी साल स्टार्ट हुए, लेकिन अब स्मोक इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। हम दुनिया में पहले नंबर पे, हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम गंदे तरीन शहर में खड़े हो गए आके। और इस पे अफसोस होता है, जी अफसोस होता है। इस पे इंतज़ामिया की जो इनपुट है वो सिफर है, हेल्थ की सिफर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हरदमी बरकरार है। अगर इसमें अदालतें भी नोटिस ना लें, या अदालतें भी लोगों को ये ना बताएं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, और अदालतें इदारों को ये ना बताएं कि आपका कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, तो कौन बताएगा। आपकी हमारी आवाज़ को जितना सीरियस आजकल लिया जा रहा है, आपको पता है हम पे तो तोहमतें लगाई जाती हैं कि जी हम तो बहुत बाइस्ड हो गए हैं, हम तो लिफाफे ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन जो शहर के हालात हैं, जो एक चीज़ नजर आ रही है उस पर भी अगर वो आपको हमें नजर आ रही है, वो किसी मिनिस्टर को नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला तो वैसे भी बहुत शाहजी के हल्के तक जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, गुजरात तक, उनका तो इससे कंसर्न नहीं है। आप उतनी देर तक शो का बाइकआउट कर दें। सब लोग आपको टारगेट करते रहेंगे। आप देखें, अगर गुजरात की बात की जाए ना, तो चौधरी परवेज़ लाई ने अपनी साबिक जो वज़ारत आला का दौर था, गुजरात के अंदर कोई काम नहीं कराया। अब उन्हें भी अपना सर्वाइवल जो है इसी में नज़र आ रहा है कि अब उन्हें काम करना पड़ेगा। अब गुजरात को डिवीज़न बनाने की बात हो या बाकी सहूलियात की, चलें ये तो एक सेपरेट इशू है। लाहौर में स्मोक को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये गुज़श्ता चंद सालों से हर साल हमें इसी सीज़न में स्मोक का सामना करना पड़ता है। उसके साथ सांस की, गले की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और बच्चों का, जिस तरह जुनैद से भी बात हुई, जुनैद ने पूरा डिस्कस किया कि जी किस तरह से बच्चे स्मोक का शिकार हो रहे हैं। जो अलाइड महकमे हैं वो इस पर बिल्कुल भी एक्टिव नज़र नहीं आते अभी तक। और हुकूमती सतह पे अगर वज़ीर आला की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा इस पर नहीं किया गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना इलेक्शन अगला जो है वो सीधा करने में लगे हुए हैं, और उनका सारा जो रिसोर्सेज का रुख है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रो पब्लिक डिसीजन नहीं ले रहे, वो अपने इलेक्शन के हवाले से सारी चीज़ें कर रहे हैं। बजट का रुख जो है वो सारा इलेक्शन की तरफ मोड़ा हुआ है कि जी मोहम्मद खान भट्टी साहब के हल्के में या अपने हल्के में सारी चीज़ें वो उस तरफ जा रही हैं। लाहौर बड़ा शहर है और पूरा पंजाब जो है वो लाहौर का रुख करता है। हाँ, आपने एजुकेशन के लिए आना है या कारोबार के लिए आना है या कुछ चीज़ ख़रीदनी है, रोज़गार के लिए आना है, तो लाहौर जो है हब है। यहाँ पे इस तरह के जो मसाइल हैं जो कि हर साल आपको एक ख़ास सीज़न में फेस करना है, उनका सल्यूशन जो है ये बिफोर टाइम निकलना चाहिए। माहौलियात एक्टिव नहीं नज़र आता। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट पंजाब बिल्कुल भी इस पर जो है वो अभी तक उस तरह से कोई मेजर्स उन्होंने नहीं किए हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भरमार है शहर के अंदर। साहब, अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ये कुछ हल करना भी चाहें तो हल नहीं निकल रहा। लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी मुज़ाहिका फेस लग रही है। अजीब बात है भाई, अब दोरे ना आई डोंट नो, आप लोग एग्री करेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहता। बच्चा पेपर दे रहा है, मास्क पहने, ऐनक लगाए, मतलब आप किस तरह से कंफर्टेबल हो? मुश्किल है ना। हम पहले एक कोरोना जैसी वबा से निकले तो ज़हन को बड़ी मुश्किल से हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि अब हम हालात से निकल गए हैं, वैक्सीनेशन का अमल एहतियात करके निकल चुके हैं। अब वही मास्क लगा के किस तरह फोकस किया जाना, सांस लेने में दुश्वारी ज़ाहिर बात है। ऑब्वियसली बाहर सांस लेते हैं तो मरते हैं, मास्क में लेते हैं तो भी परेशानी की शिकार दिक्कत होती है, तो बड़े मुश्किल हालात हैं। और मतलब अब पेरेंट्स बेचारे परेशान हो जाए, एंड के बच्चों को लेके दे, उसकी भी क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो जिन बच्चों ने मुसलसल नीचे देख के पेपर लिखना है जी 1-1.5 घंटा वो भी परेशान। डेलीबरेटली जो है वो गफलत का मुजाहरा किया गया है। और महकमों का जब टाइम था, जब फोक स्टार्ट होनी थी, तो ये धरनों को मुआवनत दे रहे थे। पंजाब पुलिस को आपको पता है सारी धरनों पे लगाई हुई थी। तमाम अलाइड महकमे जो है वो इमरान खान साहब की रिहाइश का ज़मान पार को महफूज करने में लगी हुई थी, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर सारे इन्वॉल्व थे, इवन LDA भी।
तो ये जब इनकी तरजीहात इस तरह की होंगी तो शहर के हवाले से कोई इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर इन द एंड ऑफ टाइम यही होगा। अब हालात ये है कि गर्दो गुबार का इतना ज़्यादा ऊपर एक बादल बन चुका है कि अगर बारिश भी होनी चाहिए तो फिर से उसको एक रास्ता मिलेगा और बारिश का अमल बिल्कुल होगा। आपने सही कहा। सो अब देखना ये है कि इस फैसले पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। अलबत्ता ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि बच्चे मास्क और ऐनक लगा के पेपर दें। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम करेगा स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्होंने 1-1.5 घंटा नीचे मुँह करके मुसलसल लिखना है। तो किस तरह से ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। खैर अब तो ये वक्त ही बताएगा कि इस फैसले पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, लेकिन आप लोग प्लीज़ एहतियात कीजिए, जो बाहर सफ़र करें मास्क का इस्तेमाल कम अज़ कम वो यकीनी बनाएं। हम चलते हैं जी अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। खबरें हैं जी। पहली खबर, सर्विसेज अस्पताल से इमरजेंसी में माफिया आ गया, मुफ्त एक्सरे के भी पैसे लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। तो काफ़ी बड़ी खबर है कि जराइम पेशा अफराद की फ़िज़ाई निगरानी होगी। पुलिस डोनर सेफ सिटी से लिंक होंगे। ड्रोन्स जी। 1 जनवरी से प्याज की दरामद पर पाबंदी से कीमतें आसमान को छू जाएंगी। और मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। ये हैं हमारी आज की खबरें। इनकी डिटेल्स की तरफ आते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है जी। अपडेट ये है, अदालती हुक्म इसी तरह होश भी आएगी जी, और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है स्मोक कंट्रोल करने में। इस वाकई दुरे नायाब ने बिल्कुल ठीक कहा। ये एंड नौबत है कि आपको स्कूल्स बंद करने पड़े, बच्चों को घर बिठाना पड़ा है, तो आपको पता चला कि आपकी इंतजामिया मुतल्लिका महकमे मुकम्मल नाकाम है, तो आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं। लेकिन मुझे रिजवान साहब ये हल नहीं लगता। अब वो लोग जो कि बड़ी उम्र के अफराद हैं, जो लोग अपनी दुकानों पे कारोबार सबको बंद कर दें घरों में। 2-3 दिन पहले की खबर है कि शहर के अंदर 25,000 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ऊपर बारबेक्यू और धुआं जो है वो रोज़ाना सरे शाम ही जो है वो शुरू हो जाता है और वो सारा स्मोक का सबब बनता है। उसके साथ साथ जो देही इलाके हैं या शहर से बाहर आबादी हैं वहाँ पे बाकियात जलाना, और उसके अलावा जो यहाँ पे 2 स्ट्रोक रिक्शा चल रहा है उसका धुआं, और फिर ऐसी जिसके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक नहीं किए जाते, ऐसी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे उसकी भरमार है। ये सारी चीजें हैं जिन पे इंतजामिया बिफोर टाइम काम लेकिन अमल दरामद कोई नहीं कर रहा। वक्त कम है तो हम खबरों की तरफ आ जाते हैं। मुफ्त एक्सरे भी पैसे लेके किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में माफिया आ गया है। ये माफिया मेरे ख्याल से घर का ही माफिया है और खुद इस माफिया को जो है वो पाला पोसा जा रहा है और खुद ही इसको माफिया का नाम दे दिया गया है। क्या एमएस साहब को नहीं पता, इंतजामिया को नहीं पता कि ये माफिया कौन है? देखिए, माफिया जो है ना वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अस्पतालों में आ चुका है, लेकिन एक्चुअली ये माफिया जो है वो इंतजामिया में, महकमा सेहत में, हुकूमत में घुस चुका है। उन्हीं में छुपी है काली भेड़। मैं अगर सिर्फ सेक्टरीज की बात करूँ, चूंकि मैं उनको बड़ा पुराना जानता हूँ, ये जितने भी सेक्टरीज इस वक्त काम कर रहे हैं हेल्थ में, डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब बतौर डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे लाहौर पे, और बतौर डिप्टी कमिश्नर उनके पास कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है। जिस तरह हम सुमैर साहब की बात करते हैं, हम कैप्टन उस्मान साहब की बात करते हैं, मिंगल साहब की बात करते हैं, हम एक डीसी की बात कर सकते हैं। अब वो इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो आंखों के तारे बने हुए हैं, और आप उनकी प्रोग्रेस देख लें, एक से बढ़ के एक स्कैंडल आएगा। आप सिर्फ अपने जो नॉन चेहरे, जिस तरह हम नॉन रिपोर्टर्स हैं, बहुत जगह हम पकड़े जाते हैं, अगर हम कहीं पे जाके कोशिश करें कोई डिग आउट करने की, अगर आप कुछ जर्नल लोगों को भेजें और वो जाके चेक करें तो कहाँ कहाँ पे माफिया जो है ना वो आपको नजर आए। यानी आप कह रहे हैं सिर्फ इस जगह पे, इस जगह नहीं है जी। हम लोग जब जाते हैं सर पार्किंग से शुरू हो जाए, पार्किंग से शुरू हो जाए, गेट से शुरू हो, लेबोरेटरी से शुरू हो जाए, आप फार्मेसी से शुरू हो जाए, आप इनका जो टेक्निकल स्टाफ है उसके साथ हो जाए, पैरामेडिक्स के साथ हो जाए। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात होती है वो फार्मेसी में पैसों की सिक्योरिटी गार्ड्स का इतना बड़ा माफिया है। आप आए रोज देखते थे कि पीआईसी में सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को मारते थे, जो दिल का इमराज है, उनके लवाई की निवारसीन होते थे, उनको कितना मारा जाता था। जब हम जेल रोड पे हमारा ऑफिस होता था, हर दूसरे दिन कैमरा भाग रहा होता था जी कि अभी एक फड्डा हो गया। तो आप इन चीजों को देखना शुरू करें। हेल्थ डिपार्टमेंट में जितना बड़ा माफिया आ चुका है, हर अस्पताल में कैमरे लगे हैं, कहने को लगे हैं, आई डोंट नो कि ऑपरेशनल है या नहीं है। अस्पतालों का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई करता धरता नहीं है जो पूरे दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट देखता हो, कुछ मरीजों के बारे में देखता हो कि जी अगर एक्सरे कराने के लिए मरीज आ रहे हैं, एक लंबी लाइन लगी है सुबह के टाइम, तो आप चले जाए अस्पतालों में रश इतना है, तो फिर ये माफिया तो मेरे ख्याल से अच्छी जगह। आप लोकल परचेज के, बल्क परचेज के ठेकों को अगर स्क्रूटनाइज करें
उनका प्रॉपर ऑडिट हो तो आपको बहुत बड़े बड़े स्कैंडल नजर आएंगे। अभी रिसेंटली मेयो हॉस्पिटल का एक स्कैंडल सामने आया, आपने खबर भी दी थी, मैंने पढ़ी थी। उसकी खबर भी चली और एंटी करप्शन ने उसके ऊपर एक फार्मासिस्ट की एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस लिया कि 78 करोड़ रुपए से जायद मालियत की अद्वियात खरीद ली गई मार्केट रेट से, जो है बहुत ज़्यादा नरखों के ऊपर। और कोई शकील नामी अपना उनका कोई स्टोर कीपर था, उसकी वो कोई डमी कंपनियां थीं जिनके नाम पे ये सारी परचेज की गई। और ये मामला सारा प्रोब हो रहा है। और आगे आप किसी भी सरकारी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, इससे मिलते जुलते हालात हैं। आपको एक लंबा क्यू नज़र आएगा हर चीज़ के अंदर, लेकिन जो वहाँ पे माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए किसी भी किस्म का कोई क्यू नहीं है। आम पेशेंट जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, वो बेचारा हस्पतालों के कॉरिडोर्स के चक्कर लगाते लगाते जो है वो दम तोड़ जाता है, उसको वहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं मिलती है। और पीटीआई ने इनका स्लोगन ये था, एजुकेशन और हेल्थ। आप देखें जब से ये यहाँ पे आए, आपने कभी भी ये बात नहीं सुनी होगी, यहाँ पे इत्तेहादियों की हुकूमत है। और माजी में चलें, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आपने उनको जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जी ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये सारा निज़ाम ख़राब कर गई है, या ऐसे पॉलिटिशियंस जिनका हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था उनको इन्होंने वजारतें दी मुस्लिम लीग नून ने, तो उन्होंने आके जो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सके। आपके दौर में तो वजारत आपने एक डॉक्टर साहिबा को दी, लेकिन वो क्यों डिलीवर नहीं कर सकी? आए रोज़ जो है वो हॉस्पिटल्स में एहतजाज चल रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स के हालात जो हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स खुश हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनके अपने मसाइल हैं और अस्पतालों के अपने मसाइल हैं, और बहुत सारे अस्पतालों में एमएस साहिबान ही नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इसका मुझे नहीं समझ आ रही। हर रोज़ एक अस्पताल से आपको सूरत हाल बताते हैं, लेकिन जिन तक ये खबरें पहुंचानी है, जिनको जगाना है, वो तो मेरे ख्याल से कोई लंबी तान के सो रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुझे तो ये अनोखी खबर लग रही है कि जराइम पेशा अफराद की फिजाई निगरानी होगी। जानेंगे कि किस तरह से फिजाई निगरानी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से हम आते हैं अपनी खबरों की तरफ। खबर ये है, पुलिस ड्रोन सेफ सिटी से लिंक होंगे, जराइम पेशा अफराद की फिजाई निगरानी होगी। सबसे पहले ये फिजाई निगरानी कैसे होगी, इतने पैसे कहां से आएंगे, वो जो जराइम पेशा अफराद की निगरानी करने के लिए, बाय द वे डॉल्फिन पे आज हमने बात भी करनी है। वो डॉल्फिन एहलकार थे, वो पीरू फोर्स थी, वो टाइम टू टाइम कभी टाइगर फोर्स आनी थी, बहुत फोर्सेस थी, वो कहाँ गई और क्यों फिजाई निगरानी की जरूरत पेश हो रही है? मेरा ख्याल पंजाब पुलिस जो है ना मुतासिर हो गई है अमेरिकन मूवीज से। आपने देखा होगा फ्लोरिडा पुलिस जो है ना, उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जब कोई बंदा जुराइम करके भागता है ना, तो उनका हेलीकॉप्टर ऊपर से उसको वॉच करते करते देख के कहीं ना कहीं से पकड़ लेते हैं और नीचे से पुलिस मूव कर रही होती है। अब ये बेचारे वसाइल की कमी का शिकार है, हेलीकॉप्टर तो अरेंज कर नहीं सकते, वो तो खैर वजीर आला साहब के लिए हो रहा है, इनके लिए तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम ड्रोन और ये जो सेफ सिटी है इसकी मदद लेके हम वही एक मार्का अंजाम दें जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर देखा जाता है। हम छोटे होते आ रहे थे, हम देखते थे ये फिल्मों में ना, इंग्लिश मूवीज़ में बहुत ज़्यादा पुलिस जो है वो फॉलो करती थी, नीचे से पुलिस भाग रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर लाइट मार रहा है, और वो पूरा जो चोर या डाकू जो भी मर्डरर होता था वो लाइट के हिसाब में होता था। अब इनको ना ये रोज़ किसी न किसी मूवी से मुतासिर होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे देखते हैं ना, लोग पहले जो है वो रात चलते लूट रहे थे, फिर लोग अपने घरों के दहलीजों में लुटना शुरू हो गए, गैंग पूरे बने हुए हैं, फिर लोग अपने घरों के अंदर लुटना शुरू हो गए। अब अगर ये सोचते रहे और मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर्स का सिर्फ इनके ज़हन में प्लान रहा, तो मेरा ख्याल है कि लोग सोते हुए भी लुटना शुरू हो जाएंगे, कि जब सुबह उठेंगे तो उनकी जेबों से भी पैसे मोबाइल गायब हुआ करेंगे। ये होश के नाखुन ने, ये कहने को बड़ी मजाककुन बात लग रही है, लेकिन लोग अब सीरियस मैटर है, हर दूसरा बंदा हो रहा है। आपके मोटरवेज, आपके रिंग रोड, आपके जीटी रोड्स कुछ महफूज नहीं है, आपकी गाड़ियों को तरह तरह ट्रिक्स करके रोका जाता है। कहीं पे कोई मुनज़्ज़िम ग्रुप जो है वो गाड़ी का पंक्चर का इशारा करता है, गाड़ी रुकती है तो आगे से घेर लिया जाता है, कहीं पे मोटरसाइकिल हिट की जाती है, गाड़ी रुकती है तो आगे घेर के उसको गाड़ी से उतार के गाड़ी को छीन लिया जाता है। ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया पे लाहौर के वाक़यात देख रही हैं कि लोग गली के बाहर खड़े हैं, बैठे हैं मोहल्ले में, उनकी बालियां छीनी जा रही हैं, चेनें छीनी जा रही हैं, मोबाइल फोन, ये तो बात ही नहीं रही। पंजाब पुलिस के सिपा सालार साहब जो लाहौर के, एक तो काम नहीं करना चाहते, आपके जीते जागते अफसर जो फराटे भरते गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, एक कोने पे आपका पुलिस एहलकार खड़ा होता है, अंदर ही आईजी काम नहीं करना चाहते, आईजी काम नहीं करना चाहते, सीसीपीओ काम करना चाहते हैं, उनसे काम लेना नहीं चाहती हुकूमत। अगर
हुकूमत उनसे काम लेना नहीं चाहती, वो अपनी नौकरी बचाने में पड़े हुए हैं। बाकी जो है स्टाफ सिर्फ वो पीएसपी शिप की जो है ना छड़ी घुमाते हैं। आपने देखा कभी अक्सर एक पुलिस वाले की ना, एक जो पीएसपी होते हैं, रिजवान शाह साहब ने तो बहुत आदत की, उन्हीं की आदत होती है, वो ना एक सीना तान के खड़े होते हैं यूं करके और राया को देख रहे होते हैं और सोटी जो है ना बार बार टांग पे यूं हिट कर रहे होते हैं। ये आप देखेंगे अक्सर एसपी और एसएसपी लेवल्स की है। तो मैं सिर्फ इनको ये बता दूं कि ये वर्दी उतारने में वक्त नहीं लगता, कुदरत का एक निज़ाम है। आप लोगों को इंसाफ दें, लोगों की हिफाजत करें, उनकी जान माल जिनकी आपको तनख्वाह मिलती है। और ये सोटी की ताकत के नशे में तो बड़े बड़े लोग चले गए, फिर मैं बात करूंगा तो लोग उसका डबल माइंड करेंगे, कुछ और लोग भी चले गए ताकत के नशे में, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो इसको छोड़ें। लाहौर शहर के अलावा बाकी शहरों की जो हालत है वो तो बेइंतहा खराब है, उस पर तो बात ही नहीं की जा सकती। शाह साहब गुजरात से करते हैं, इनके गाँव में, इनके ज़िलों में, मेरा शहर साहिवाल के ज़िले में इतने बुरे हालात हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। आप ये हालात हैं। तो आप ये सेफ सिटी के कैमरों पे इन्हिसार कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कि चोर कैमरे उतार के ले जाते हैं, तो ड्रोन इनसे लिंक होंगे, हम कितना यकीन करें सेफ सिटी के कैमरों पे? आप देखें दुर्र नयाब साहब ने बड़े अच्छा नक्शा खींचा अंग्रेजी फिल्म का कि किस तरह से मूवीज में एक चिप्स मूवी लगा करती थी जिसमें वो जो है ना वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मुलजम का पीछा कर रहा है, उसके पीछे वो कार में और साथ ही बाइक्स के ऊपर जो है पुलिस वाले उसको चेज कर रहे हैं। बड़े स्मार्ट किस्म की और बड़ा वो खूबसूरत मूवी थी और हम बड़ी दिलचस्पी से देखते थे। अमली तौर पे पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के हालात ये हैं कि आपको पता है ना कि आप मुद्दई हैं एक केस के अंदर, तो आपको पता है कि उस केस के अंदर जो इश्तिहारी है जिसने आपका नुकसान किया फलां जगह पे बैठा है। आपने जाके अपने आईओ को बताना है कि वो फलां जगह पे बैठा है, मैंने उसकी लोकेशन ट्रेस करा ली। वो कहेगा अच्छा गाड़ी ले आए तो मैं चलता हूँ। गाड़ी भी आपने अरेंज करके देनी है। ड्रोन या बाकी चीज़ें तो बड़ी ये सारी किस्से कहानियाँ सुनने में, कहने में, लिखने पढ़ने में ये बाई बुक अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन प्रैक्टिकली जो इतने कैमरे लगे हुए हैं शहर के अंदर, उनको क्या पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज कर रही है? नहीं कर रही। आपकी रोज़ाना यहाँ पे गाड़ियों की पार्ट्स जो हैं चोरी कर लिए जाते हैं। आप गाड़ी किसी भी चौक चौराहे या किसी भी जगह पे खड़ी करके जाएं, पता चलता उसकी बैटरी नहीं है, कंप्यूटर किट नहीं है, शीशे उतार लिए गए हैं, टायर तक उतार के ले जाते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन फुटेजेस आपके पास मौजूद होती हैं। आप सेफ सिटी को रहने दें, गली मोहल्ले में जो कैमरे लोगों ने लगाए हुए हैं प्राइवेट, आप उसकी भी फुटेज ले जाके मुतलका थाने में दे दें। थाने वालों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। प्रैक्टिकली ये हालात हैं। और उसके बाद वो, मैं अपना आपको वाक़या बताता हूँ। मैं आप शायद पहले भी जिक्र किया कि मेरी गाड़ी की कंप्यूटर किट घर के बाहर से चोरी हुई। मैंने मोबाइल सीसीटीवी फुटेज भी दी थाने में। उसके बाद हुआ क्या कि मैं जब कंप्लेंट करने गया तो जो वहाँ पे बंदा शुरू में जो फ्रंट डेस्क बने हुए हैं वहाँ पे बैठा हुआ है जिसके पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है, मैंने उसे जाके बताया कि जी ये वाक़या हुआ है। मैंने नहीं बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, उसने पहले तो मुझे बिठा दिया। कोई 15-20 मिनट के बाद उसने कहा जी बोलें। मैंने वो एप्लीकेशन उसको, मैंने कहा पेपर दें, पेपर दिया, एप्लीकेशन लिख के दे दी। कहता क्या करते हैं? मैंने कहा यार मैं रिपोर्टर हूँ चैनल में। कहता अच्छा आपके पास तो ये मुख्तलिफ शोज़ के पास भी आते होंगे तो वो कोई मुझे अरेंज कर दें तो ये हो जाती है। मैंने कहा यार मैं परेशानी में आया हूँ, मेरी गाड़ी की कंप्यूटर किट चोरी हो गई, आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको किसी शो के पासेस वगैरह अरेंज कर दूँ। या उन दिनों मैच हो रहे थे, कहता भाई मैच के ही कोई देख लें, आपको तो मिल ही जाते हैं। मैंने कहा यार ये मेहरबानी करो। अच्छा, उसके बाद हो गया 4-5 दिन के बाद मुझे आईओ की कॉल आती है कि जी आपकी एफआईआर हो गई है, तो मैं आई हूँ, आप मुझे ज़रा मिल लें। मैं गया, उसने मुझे पूछा कि जी क्या करते हैं। मैंने कहा जी ये पूछने का मकसद ये होता है कि उसने आपको लिफ्ट करानी है या नहीं करानी, उस तरह डील करना है, डील का म्यार तय किस तरह से करना है। अगर आप कारोबारी आदमी हैं तो वो बाकायदा आपका कारोबारी पार्टनर बनेगा। फिर उसके बाद उसने आपके साथ ताल्लुक बना लेना है कि जी आपके कारोबार पे भी आना है। उसने वो सारा ये रोज़ाना होता है लोगों के साथ। मुझे उसने कहा कि आप की गाड़ी की किट आपने लगवा ली है अभी या नहीं? मैंने कहा जी मैंने लग जाएगी 1-2 दिन में। कहता जब लग जाए ना किसी दिन आए और मुझे पिक करके ले जाएं, मैं ना ज़रा मौका मुलाजा कर रहा हूँ। मैं कहा चलें ठीक है। अच्छा, मैं उसे लेके गया, गली मैंने दिखाई। उसके बाद मुझे एक वो फोटोग्राफर के पास ले गया। उसने कहा ये जो आपने सीसीटीवी फुटेज भेजी थी ना, इसके अंदर से ये प्रिंट आउट निकलवाने हैं लोगों के। निकलवा लिए। मैंने उसे आइडिया दिया, मैंने कहा आप ना, अगर ये, मैंने आपको टाइम बताता हूँ जिस वक्त ये वकूआ हुआ है, सही।
आप अगर इस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो है काम करें, थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें सेफ सिटी से, आपको बाइक का नंबर तक उनके कैमरे अच्छे हैं, आपको पता लगेगा कि ये किस गली से निकली है बाइक, कहाँ से, कहीं ना कहीं से वो रडार में आ जाएगी, सीसीटीवी जो लगे हुए हैं। ये हालात हैं, उसने नहीं किया। और अभी तक मैं कभी फॉलो अप करूं, वो किट नहीं मिली? जी नहीं मिली। तो आप हर चीज की समझ बूझ रखते थे, आपने हर चीज को फॉलो भी आप करते रहे, लेकिन आम शहरी का फिर कौन पुरसाने हाल है। सो ये ड्रोन्स किस हद तक आवाम के लिए फायदेमंद होंगे, ये भी आपको आने वाला वक्त बता देगा। इतनी बड़ी फोर्सेस, फराटे भरती ये गाड़ियां कभी किसी काम नहीं आई। आवाम ज्यादा जो है वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगी है, तो ये ड्रोन्स क्या कर लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और माफिया अभी से सरगर्म हो चुका होगा ये खबर सुनने के बाद, क्योंकि 1 जनवरी से प्याज की दरामद पर पाबंदी हो जाएगी और पाबंदी से कीमतें आसमान को छू जाएंगी। अभी से ही आप ये देख लें कि दुकानदार जो हैं उन्होंने प्याज स्टोर भी कर लिया होगा और अभी से कीमत ज़्यादा भी वसूल कर रहे होंगे। दुरनाया, देखिए, हम पहले ही स्टोर के प्याज यूज़ कर रहे हैं, 1 से 2 दिन से ज़्यादा प्याज चलता नहीं है। उसके बाद वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है बाज़ बदबू भी पैदा हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा प्याज होता है। तो ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं। आप ये देखें कि 100 से ऊपर जो रेट गया और समहाउ 200 रुपये गया। अब ये अगर ये हो जाता है तो अभी से समझे कि आप 300 से ऊपर रेट ले जाएंगे, और 300 रुपये किलो प्याज लेकर कौन सा बंदा सालन पकाएगा दिल खोल के, कौन किसी को भिजवाएगा, कौन किसी को दावत बुलाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है। अब ये बुनियादी जरूरत है। आप दाल बना लें, आप गोश्त बना लें, जो खाए कोई नहीं बना सकता। अब देखिए ना, प्याज चाहिए। अब इतना तो हमें भी पता लगे कौन सी चीज बाईपास करें तो कौन सी चीज से गुजारा हो जाता है। अगर आप टमाटर बाईपास करें तो दही डाल के गुजारा हो जाता है। तो इतने टोटके तो हमने भी इस महंगाई के दौर में, लेकिन प्याज का मुतबादिल कोई नहीं, प्याज के बगैर जो है वो हड्डियां तैयार नहीं कर सकती हैं खवातीन। अब आप देखें कि ये जिस तरह आपने बात की कि माफियाज जो हैं उससे पहले ही स्टॉक कर लेंगे प्रॉफिट के चक्कर में स्टोर्स में। शहरी भी ये करते हैं कि अगर उन्हें ये भिनक पड़ गई कि ये जी 31 दिसंबर के बाद ये प्याज की कीमत जो है अभी 250 रुपया पर केजी ओपन मार्केट में बिक रहा है, जो मॉडल बाजार हैं वहाँ पे 200-210 रुपये तक बिक रहा है। आप अगर शहरियों को जिस तरह खबरों में पता लग जाता है कि जी इंपोर्ट पे पाबंदी आयद हो गई है और 31 दिसंबर के बाद बाहर से प्याज नहीं आएगा, एकदम से जाके ज्यादा वो फिर लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। अगर उनकी ज़रूरत है ना 1 हफ्ते की कि 2 केजी, वो 5 केजी ले लेते हैं, महीने के लिए 10 केजी आप रख लेंगे जी। इस तरह भी एक किल्लत पैदा हो जाती है, आपका स्टॉक ड्रेन हो जाता है मार्केट वो जाहिर है। आप शहरियों को भी थोड़ा सा ना इस पे रिलैक्स रहना चाहिए कि ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे फिलफोर जो है इकदाम करने चाहिए, क्योंकि ये रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ है और बुनियादी ज़रूरत के अंदर इसका शुमार किया जा सकता है कि हर घर में रोज़ाना कुछ ना कुछ तो पकना। शहरी करे क्या? यहाँ तो आटा भी नायाब है, आटा भी नहीं मिल रहा। 10 और 20 किलो वाला थैला गायब है और लोग परेशान हैं। असल में सफ़ेद पोश लोग जो है ना वो परेशान हो रहे हैं। अब हर किसी के पास इतनी सकत नहीं है कि 1 हफ्ते का प्याज भी स्टोर कर ले, 1 महीने के लिए आटा भी खरीद के रख ले। कहाँ जाएं लोग? नहीं तो आप ये क्यों नहीं क्या मान लेते कि वज़ीर आला की और उनकी टीम की नाअहली है, उनकी टीम की नाकामी है। वो हंसते तो थे जब शहबाज शरीफ बाजारों में निकलता था, जब वो बाजारों में जाके रेट्स के चलो ठीक है बकौल शोबाजियां करता था और इस चीज़ को डिप्टी कमिश्नर को कमिश्नर को लेकर रखता था। अब परवेज़ इलाही साहब अगर या कभी हुकूमत को बचा रहे होते हैं, पीटीआई को डिफेंड कर रहे होते हैं, या कभी उनको गिरा रहे होते हैं, या कभी उनके खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, या कभी उनके हक में दे रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। कभी वो 4 साल का पुराना रोना रो रहे हैं, तो क्या ये चाहते हैं कि ये भी जब जाएं तो हम कहें जी कि बुज़दार साहब का दौर अच्छा था और इनका वर्ष दौर था। और यकीनन मैं आपको कुछ पहलू में बता सकता हूं, कंपैरिजन में मासूम नजर आते हैं। बुज़दार साहब का दौर बहुत बेहतर था। आप जिनको 4 साल का ताना दे रहे हैं, आपने इन कुछ महीनों में क्या किया है? और आपके पास तो इख्तियारात भी थे, आपने तो पूरा सुबह चलाया भी। आपके जो मिस्टर टीके हैं, जो नाम बदल के एक चेहरा बदल के आ गए हैं, उन्होंने तो पूरा सुबह चलाया है। उन्होंने तो एक अफसर को लगाया है, उन्होंने तो एक बंदे को इस तरह चलाया जिस तरह मैं जाती घर या जाती एक एम्पायर चला रहा होता हूँ। इस तरह तो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होता जिसमें पंजाब गवर्नमेंट में हो रहा है। तो ये चीजें देखनी चाहिए। बाकी गुजरात पे उनका फोकस है, सीएम साहब जिम्मेदार है, गुजरात पे रहेगा फोकस। ये बाकी जो हालात हैं इनके सीएम साहब जिम्मेदार। आप देखें जो माफियाज यहाँ पे चीजें स्टोर कर लेते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, ये तो काम यहाँ पे सूबे का है। सूबे ने उसको जो ऐसे माफियाज के नेटवर्क्स हैं उसको तोड़ना है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर फोकस करना है।
आप जो ठेकेदार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उन्हें बल्क में सप्लाई दे देते हैं कि ये आटा उठाएं और ले जाएं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ लगी हुई है वज़ीर आला पंजाब को खुश करने पे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खुश करने पे। उनको पब्लिक जाए भाड़ में, उनके लिए उन्हें उससे कोई कंसर्न नहीं है। वो फोटो शूट के लिए निकलते हैं, 4 तस्वीरें बनाते हैं कि जी हमने ये काम किया है, उसके बाद वो तस्वीरें जो है अपने ग्रुप्स में भेजते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। या वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो ईवान वज़ीर आला से जुड़े हुए बड़े लोग हैं उनके मफादात को वो वॉच कर रहे हैं। यानी फिर हम इंतजार करें कि आज आटा गायब होने की खबर आई है, प्याज गायब होने की खबर आई है, तो बारी बारी ये सब चीजें हमें यही पता चलेगा कि मार्केट से गायब होती चली जा रही है, नायाब होती जा रही है, या फिर महंगी होती जा रही है। लेकिन सीएम साहब और उनकी टीम अच्छा अपना वक्त एंजॉय करी है, लेकिन कब तक? वक्त तो हमेशा से फिर बदलता भी है और किसी का भी नहीं रहता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं शो में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बहुत सारे स्लोगन्स आप पुलिस से रिलेटेड सुन चुके होंगे कि पुलिस का काम है हिफाजत आपकी, आवाम के मुहाफ़िज़, और एक ये इम्पैक्ट हमें नज़र आता भी था। पुलिस का एक खौफ था, और आपको वाकई जहाँ कहीं पुलिस एहलकार खड़े नज़र आते थे आपको लगता था कि भाई आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। खैर, जैसे जैसे जिद्दत आती गई, फोर्सेस इंट्रोड्यूस कराई पुलिस ने। मकसद यही था कि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, आवाम को महसूस हो कि उनके आसपास उन्हीं के मुहाफ़िज़ नज़र आ रहे हैं, वो सेफ रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे फोर्सेस नहीं आती गई, वैसे वैसे हम देखते गए कि क्राइम का ग्राफ भी ऊपर चलता गया। अगर हम बात करें डॉल्फिन फोर्स की, ये आपको मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि सुबह जब मैं दफ्तर आ रही थी तो मैंने 2 जगहों पे देखा डॉल्फिन फोर्स के एहलकार जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गश्त के बावजूद भी बहुत सारे लोग चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग, किसी का पर्स छीन के ले जाना, कानों से बालियां खातून के उतार के ले जाना, ये अब कोई बात ही नहीं रही। इवन आप देखें मार्केटों में खवातीन जा रही हैं, हाथों से पर्स छीन में लाया गया। तो इसके क़याम का मकसद बेसिकली क्या था? डॉल्फिन फोर्स के अभी कितने एहलकार हैं, इनके पास बाइक्स कितनी हैं, ये अपनी ड्यूटी किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं? और वो जो आपने शिकायत की, क्योंकि हम कल ही से बता देते हैं कि हमारे गेस्ट कौन होंगे, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत हमारे पास ये आई कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के रवैये जो हैं वो दुरुस्त नहीं होते हैं, या वो लड़ाई झगड़े करना शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जी ये दोनों तरफ से चीज़ होती है, कभी भी किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप खड़े होंगे तो आपसे कोई लड़ाई करने लग जाएगा, आपने भी कुछ किया होगा। लेकिन जो मोस्टली लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है वो चेकिंग के नाम पर आपका पूरा पर्स किया है। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ ही वक्त हुआ आपने अपना चार्ज संभाला। बड़ा शहर है, आपको यहाँ पे पता है लॉ एंड ऑर्डर के मामलात कैसे हैं, सूरत हाल क्राइम की कैसी है। बहुत मुश्किल, एक बड़ा चैलेंज है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अर्बन पुलिसिंग हमेशा से ये एक चैलेंज रहा है, और ये पूरी दुनिया में एक चैलेंज है। लाहौर और कराची जैसे मेट्रो हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो लाहौर पुलिस उन तमाम वसाइल को बुरुए कार ला के इस चैलेंज को निपटने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और डॉल्फिन फोर्स का क्याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। डॉल्फिन फोर्स जो है, इसका प्रॉपर टास्क क्या है, क्या काम इनके सपोर्ट है, इन्होंने करना क्या होता है? जी, बुनियादी तौर पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं हर जगह इस चीज़ को रीट्रेट करता हूँ कि डॉल्फिन फोर्स बुनियादी तौर पर पुलिस से एक शिकायत रही है हमेशा पब्लिक को कि जब भी क्राइम हो जाता है किसी शख्स के साथ, तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती है, या देर कर देती है, या रियासत जो है, स्टेट है, उसकी तरफ से रिस्पांस का कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं है। तो डॉल्फिन फोर्स का बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इस शिकायत को दूर किया जाए। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये बुनियादी मकसद में डॉल्फिन फोर्स अभी तक पिछले 6 साल के अरसे के दौरान इसमें कामयाब रही है। हमारा जो एवरेज टाइम है, कोई भी क्राइम की कॉल हो जाती है, कोई डिस्ट्रेस कॉल होती है,
उसके रिस्पांस के लिए हमारा जो आइडियल टाइम है वो 5 मिनट्स रिस्पांस है। और डॉल्फिन फोर्स का आज भी जो एवरेज टाइम है वो 5 से 6 मिनट के दरमियान है कि कोई भी डिस्ट्रेस कॉल है उसको जब डेजिग्नेट कर दिया जाता है डॉल्फिन के लिए तो वो 5 से 6 मिनट के अंदर रिस्पांस करती है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि बेसिकली ये कॉल्स जो हैं ये सेफ सिटी के अंदर हमारा जो 15 सेंटर है वहाँ पे मौसूल होती हैं, वहाँ से हमें रिले की जाती हैं। और एक दिन के अंदर कोई 1400 से लेकर 1500 के दरमियान कॉल्स मौसूल हो रही होती हैं, जिन पे रिस्पांस आपके डॉल्फिन एहलकार इनमें करते से जो अराउंड 1000 कॉल्स जो हैं अच्छा वो डॉल्फिन को असाइन की जाती हैं रिस्पांस के लिए, जो क्राइम रिलेटेड कॉल्स होती हैं, हरासमेंट की कॉल्स हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स हैं। तो इनमें से 1000 कॉल्स जो हैं उनको डॉल्फिन फोर्स रिस्पांस कर रही होती है 24 घंटे के अंदर। सही। सो मुझे ये बता दें आपके पास इनफ फोर्स है? आपने 1000 कॉल्स को बताया कि अगर डॉल्फिन फोर्स कैटर कर रही है, सो आपके पास पूरे दिन में इस टाइम अगर हम बात कर लें तो कितनी फोर्स आपकी इस वक्त फील्ड में मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें मैं बता दूं आपको कि हमारी जो इस वक्त ऑपरेशनल फ़ोर्स है जो कि फील्ड के अंदर मौजूद है वो टोटल फोर्स हमारी 2500 के करीब है डॉल्फिन की। ठीक है। उसमें से 2000 की जो फोर्स है वो ऑपरेशनल है जो कि फील्ड में मौजूद होती है 3 शिफ्टों के दौरान। 8-8 घंटे की एक शिफ्ट है। अच्छा। और उन 3 शिफ्टों में कुछ 2000 के अराउंड हमारे जो डॉल्फिन पुलिस के एहलकार हैं वो निकलते हैं मोटर बाइक्स पे और इन कॉल्स को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। पूरे शहर में आपकी ये फोर्स है, ड्यूटी किन 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 बुनियादों पर लगाई जाती है? इलाकों की क्या कैटेगरी की गई है कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है? आपको पता है क्राइम रेशो जिन इलाकों में होती है फिंगर टिप्स पे हैं वो इलाके, सो क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जाती है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताता चलूँ कि हम डॉल्फिन फोर्स में 15 दिन के बाद हमारा एक पेट्रोलिंग प्लान बनता है। ठीक है। वो फोर्टनाइटली जो पेट्रोलिंग प्लान है इसको हम बेस करते हैं क्राइम फिगर्स की बुनियाद पर। हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर क्राइम की कॉल्स ज़्यादा रिसीव हो रही हैं। प्रॉपर इसमें क्राइम एनालिसिस करके हम एक ग्राफ्स के जरिए क्राइम डाटा बनाते हैं। उस क्राइम डाटा की बुनियाद पर 15 दिन के बाद वो क्राइम जो पेट्रोलिंग प्लान है वो बनता है और पूरी डिप्लॉयमेंट उसके मुताबिक की जाती है। फकीर साहब, अगर इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है कि 15 दिन बाद आपकी मीटिंग होती है, क्राइम रेशो एक एक इलाके की चेक की जाती है, फिर क्राइम ना थमना, मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा है? इसकी रीज़न आप क्या बताना चाहेंगे? देखें, क्राइम की बहुत सारी रीजंस होती हैं। इसमें बहुत से सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये चीज़ें बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का काम इसको स्ट्रेटेजाइज करना है कि इस क्राइम को हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है। माजरत के साथ मुझे लगता है कि अब लोगों के अंदर वो खौफ भी नहीं रहा। ये जो डाकू चोर दंदनाते फिरते हैं, पास अगर डॉल्फिन के एहलकार हैं भी तो उस तरह से इन पे कोई असर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मेरे ख्याल में ये परसेप्शन जो हकायक हैं उससे थोड़ी सी कि मैंने चेक किया है कि क्राइम की रेशो कहाँ ज़्यादा है, तो बिल्कुल इनवेरेबली डाटा ये बताता है मुझे कि जिन जिन एरियाज़ के अंदर डॉल्फिन की डिप्लॉयमेंट नहीं है या कम डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे क्राइम रेशो ज़्यादा है, और जिन एरियाज़ के अंदर डिप्लॉयमेंट डॉल्फिन की ज़्यादा है वहाँ पे क्राइम रेशो कम है। इसी वजह से आप देखती हैं हर दूसरे दिन एक खबर चल रही होती है कि डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों का डाकुओं से आमना सामना हो गया, उनकी फायरिंग हुई, या तो डॉल्फिन के एहलकार कभी कभी खुदा न करे ज़ख्मी हो जाते हैं या डाकू ज़ख्मी हालत में हम गिरफ्तार करते हैं। डॉल्फिन एहलकार जो है इनकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बहुत सारे लोग शिकायत ये भी करते हैं, हमें मैसेजेस मौसूल हुए कि जी हमें कहा जाता है अपना पर्स खोल कर दिखाएं, क्या ये राइट वे है? इस चीज़ से बिल्कुल मना किया गया है इन्हें। इसमें आपको मैं बता दूं, चेकिंग का सिस्टम आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास सारी की सारी जो चेकिंग है वो डिजिटल ऐप के थ्रू होती है। तमाम डॉल्फिन एहलकारों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर पुलिस ऐप्स हैं। 2 किस्म की ऐप्स हैं, एक वो ऐप है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की गाड़ियों का डाटा मौजूद है, ठीक है, और दूसरी वो ऐप है जिसके अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है उनका डाटा मौजूद है। तो
आपको अगर ये चेकिंग के लिए डॉल्फिन के एहलकार रोकते हैं तो इन्होंने सिर्फ 2 काम करने हैं। सही। एक, आपकी गाड़ी का नंबर अपने मोबाइल ऐप के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपका आईडी कार्ड लेके उसका नंबर उस मोबाइल ऐप के अंदर। तीसरी कोई चीज ये नहीं कर सकते। तीसरी ये चीज कोई नहीं कर सकते, सिवाय उस सूरत में कि जब इन्हें कोई शक पड़ता है कि किसी के पास कोई वेपन है या कोई ऐसी चीज हो सकती है, तो फिर उसको ये बॉडी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पर्स चेक करना या वॉलेट चेक करना, इस किस्म की चीजों से मना किया गया। ये शिकायत है वो क्या करे? क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस इनके रवैयों से रिलेटेड भी कि अगर आप नहीं दिखा रहे तो फिर जी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर आपको जो है वो कहा जाता है कि जी आपको तो थाने में बंद कर दिया जाएगा। फिर पुलिस का ये रवैया भी जो है ना बहुत इनोइंग होता है। देखिए जी, हमारे कंप्लेंट्स के लिए प्रॉपर नंबर मौजूद हैं। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा ट्विटर पेज है। आप किसी भी जगह मुझे टैग कर सकते हैं। मैं डेली बुनियादों पर पब्लिक की कंप्लेंट्स देखता हूँ और उस पर हमारा एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है जिसमें पनिशमेंट्स दी जाती हैं। तो अगर किसी भी पब्लिक के शख्स को ये शिकायत है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, उन नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकता है। जगह जगह पोर्टल्स हैं। दूसरी ये बात कि इनका आपने बात की एटीट्यूड की या बिहेवियर की, उस पर बाकायदा मैं रिफ्रेशर कोर्सेज इनको करवा रहा हूँ कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, पब्लिक के साथ इनका रवैया क्या होना चाहिए। क्योंकि लाहौर पुलिस के अंदर पब्लिक के साथ जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो डॉल्फिन फोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। भले चेकिंग के नाम पे हो या डिस्ट्रेस कॉल के नाम पे हो, तो हम इनका जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है उसकी मैनेजमेंट के लिए इस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। और अभी भी इस वक्त भी मेरे ऑफिस के अंदर एक प्रॉपर डेली हम 50 जवानों को बुलाते हैं, उनको एंगर मैनेजमेंट और बिहेवियर मैनेजमेंट का हम ट्रेनिंग देते हैं। और ये 1 वीक का पूरा कोर्स है जो कि अभी मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम है। आया जो लोग सुबह ड्यूटी पर निकल गए एक शिफ्ट के, उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि वो अपने अपने सर्कल में अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं भी या नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी शिकायतें सुनी हैं कि डॉल्फिन के एहलकार या तो ऐसे लगता है सड़क पे एंजॉय करने के लिए निकले हैं या तो कहीं बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ऐसी भी लोगों की शिकायतें आती हैं। सो आप बताएं कि आपके यहाँ कौन सा मॉनिटरिंग का सिस्टम है? ऐसा नहीं कि ड्यूटी पर चले गए तो बस ड्यूटी टाइम खत्म हो गया तो पता ही नहीं आपकी टीम के बारे। ये भी मैं आपको वाजे कर दूं कि हमारा एक डिजिटल मॉनिटरिंग का पूरा विंग मौजूद है जो कि ऑप्स रूम के नाम से एक हमने, जिसमें 30 लोग एक शिफ्ट के अंदर सिर्फ इस चीज़ को यकीनी बना रहे होते हैं कि हमारी जो टीम्स बाहर निकली हैं वो अब पेट्रोलिंग कर रही हैं, वो अपने अपने एरिया या बीट्स जिनको हम कहते हैं उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। और ये मॉनिटरिंग ऐसे नहीं हो रही होती है, ये डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही होती है। इन लोगों के पास जो वायरलेस सेट मौजूद हैं वो बड़े एंड्रॉयड सेट हैं बेसिकली। ठीक है। उनकी लाइव लोकेशन हमारी स्क्रीन्स पे शो हो रही होती है। अगर कोई भी टीम स्टैटिक हो गई है, वो एक जगह पे एक मखसूस टाइम से ज़्यादा रुक गई है, मसलन इन्होंने 1 घंटे के अंदर इन्होंने 35 मिनट पेट्रोलिंग करनी होती है और 25 मिनट इन्होंने स्टैटिक होना होता है। अगर वो डिजिटल ऐप में, हम पूरी ऐप है इसके लिए, पूरा डैशबोर्ड है जिस पे अगर कोई टीम हमें आउट ऑफ एरिया नज़र आती है या स्टैटिक नज़र आती है या इस सूरत में नज़र आती है तो उसको बाकायदा हम फिर पिंग करते हैं, उनको बाकायदा बताया जाता है कि आप अपने एरिया में चले जाएं और उनके लिए पूरा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा ये तो डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल डिजिटलाइज है। और दूसरी मॉनिटरिंग ह्यूमन मॉनिटरिंग है। मेरी विजिलेंस टीम्स हैं जो 24 घंटे शहर के अंदर मौजूद रहती हैं, वो सिंपल प्लेन क्लोथ्स में होती हैं। वो इस चीज़ को डेली बेसिस पे मुझे वीडियोस और पिक्चर्स शेयर कर रही होती हैं कि फ़लाँ टीम ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, फ़लाँ टीम इस वक्त मोबाइल का यूज़ कर रही थी, फ़लाँ टीम अपने एरिया से बाहर देखी गई है। तो ये हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन मॉनिटरिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग दोनों तरीक़ों से एक टीम की डेली की परफॉर्मेंस मुझे आ रही होती है, पूरी मूवमेंट मुझे मिल रही होती है। जो आपके पास पूरी रिपोर्ट आती है, कभी कोई शिकायत भी आई है कि एहलकार, क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं ना, तो मैं उस चीज़ को वेरीफाई करना चाह रही हूँ कि लोगों की क्या ये शिकायत दुरुस्त है? आपके पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि एहलकार अपनी ड्यूटी से इधर उधर हुए हैं या काम ठीक से नहीं कर रहे? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डेफिनेटली दे आर ह्यूमन बीइंग्स। ये इनमें से लेजी ब्लफर्स भी होते हैं, इनमें से मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं देते हैं। तो वो बिल्कुल मेरे पास डेली सुबह सबसे पहले ये इनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पुट होती है। उसमें से जो टीम मुझे नज़र आती है कि इसने वायलेशन की है, एक प्रॉपर हमारी SOP है,
उसकी वायलेशन जब होती है तो फिर इनको मैं कॉल करता हूँ, इनको सज़ा दी जाती है और उन पे मॉनिटरिंग चेक कॉन्टीन्यूस रखा जाता है। तो रोज़ाना बुनियादों पर जो भी टीम वायलेशन करती है वो मेरे सामने आती है, उसको पनिशमेंट दी जाती है और उसको बाकायदा से फिर मॉनिटर किया जाता है। क्या आप समझते हैं, क्या आपको भी कोई इश्यूज़ का सामना है, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, आपके पास बाइक्स उस तादाद में हैं, ये चीज़ें मैनेज करना, फिर ऑब्वियसली फ्यूल भी उसी तरह से फिर चाहिए होता होगा, तो ये चीज़ें क्या प्रॉब्लम करती हैं कुछ बजट से रिलेटेड, या इनफ आपके पास बजट होता है? डेफिनेटली इस तरह की कॉन्स्टेंट्स हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है शहर एक्सपेंड कर रहा है और इसकी पेरिफेरीज बढ़ रही हैं। डॉल्फिन फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चूँकि कराची में सर्व कर चुका हूँ तो आई कैन कंपेयर। कराची के अंदर कोई इस तरह की डॉल्फिन फोर्स या इस तरह का रिस्पॉन्स यूनिट मौजूद नहीं है, और लाहौर और कराची का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं दोनों शहरों में सर्व करने के बाद फील करता हूँ। तो शहर एक्सपेंड कर रहा है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स हैं, डेफिनेटली बाइक्स ये बड़ी जदीद किस्म की हैवी बाइक्स हैं, इनकी मेंटेनेंस एक महंगा काम है, तो ये ऑफ रोड होती रहती हैं क्योंकि इनके जो तमाम स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो ये इनके इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल हम कम से कम रिसोर्सेज में ऑब्वियसली अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम के लिहाज से सर्दी गर्मी यूनिफॉर्म आपको चेंज करना पड़ता है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऑब्वियसली जिन्होंने रोड पे रहना है, आवाम के लिए सर्व करना है, जब उनके इश्यूज ही नहीं हल किए जाएंगे तो वो किस तरह से आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने ये तो बता दिया कि इनकी डोमेन में क्या चीज़ें आती है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि अगर आपको कोई एहलकार तंग कर रहा है, आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। एसपी साहब ने कहा कि इस पर फौरी अमल दरामद भी होगा। देखने वालों को मैसेज, लाहौरियों को क्या देना चाहेंगे आप? जी, लाहौरियों के लिए मेरा मैसेज यही है कि ये जो डॉल्फिन फोर्स है ये बेसिकली इसका बुनियादी मकसद ही पब्लिक को रिस्पॉन्ड करना है, उनकी डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड करना और उनको मुश्किल वक्त में ढारस बंदाना है उनकी। और डॉल्फिन फोर्स ये जो सड़कों पे मौजूद है, पेट्रोलिंग कर रही है, ये आप लोगों के लिए, आपकी हिफाजत के लिए है, और अगर आप समझते हैं कि इसमें हम कोई बेहतरी ला सकते हैं और इसको और अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है तो आपको हम वेलकम करते हैं, आप अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, और अगर कोई शिकायत हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं, हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सही, जहाँ कहीं शिकायत है वहाँ आप दर्ज भी करा सकते हैं, इसमें बेहतरी की भी एसपी साहब ने कहा कि गुंजाइश है, इसको बेहतर भी किया जाएगा, लेकिन नाज़रीन आप लोगों को भी ताउन करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं आवाम के मुहाफ़िज़ हैं, आप ही लोगों के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपको इनके साथ ताउन करना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी फील्ड है, और हम मुख्तलिफ फील्ड से लोगों की मुलाकात आपसे कराते रहते हैं ताकि अगर आप में कोई भी टैलेंट छुपा है तो आप उसको सामने लेकर आएँ, आपको मोटिवेशन मिले, आप भी देखें कि जी अगर आप में ये टैलेंट है तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं फील्ड में आगे जाकर। अब मैं सिर्फ टैलेंट नहीं कहूँगी बल्कि मल्टी टैलेंट कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि अपनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने शौक और अपने टैलेंट को भी लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही एक 10 साल के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। मौसीकी का उन्हें बहुत शौक है और माशाल्लाह माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला अपने नाम भी कर चुके हैं। BSS जूनियर आइडियल इन्होंने अपने नाम किया और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार हैं वसी हैदर, जिनको आप देख के हैरान भी होंगे, परेशान होंगे, और जब आप आवाज़ सुनेंगे वाकई हैरान भी रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही छोटे से आप हैं, 10 साल आपकी उम्र है। कब से गा रहे हैं? मैं जब 5 इयर्स का हो गया था तब से गा। अच्छा, तो आपको क्या गाना गाने का शौक है? यस। सिखाता कौन है? टीचर कौन है आपका? मेरे डैडी मेरे टीचर हैं। और उन्हीं वही से मुझे सीखते हैं। सिखाते कितना टाइम देते हैं सिंगिंग को? पढ़ाई के साथ मैनेज हो जाता है? हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा टाइम कितना सिंगिंग को देते हैं? हर रोज प्रैक्टिस करते हैं? हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरे डैडी। मेरे डैडी हैं। सो मोटिवेशन इनको अपने डैडी से मिली, पसंदीदा सिंगर भी इनके डैडी हैं, टीचर भी इनके डैडी हैं। गाना कौन सा आज हमें सुनाना चाहेंगे?
कभी कभी ये मुझे सताता ओह वो तो बहुत ही लोगों को पसंद है। है। ये मुझे बस मेरे डैडी ने सिखाया हम्म और मैं सीखता गया। हर बस रोज हो गया। प्रैक्टिस करनी बहुत रोज जरूरी। प्रैक्टिस। हर रोज प्रैक्टिस करते हो। आवाज का ख्याल कैसे रखते हो? वो तो बहुत फिर आइसक्रीम नहीं खानी पड़ती। आइसक्रीम नहीं खाता, हम्म कैवे वगैरह पीता हूँ हम्म। और कोक वगैरह नहीं पीता बहुत। यानी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपका प्लान है कि आपने सिंगिंग को इसी तरह से जारी रखना है। यस। अच्छा मुझे ये बताएं, क्लास में बच्चे कहते हैं कि गाना गा के सुनाएं, और ऑब्वियसली सबको पता आप इतना अच्छा गाते हैं। मेरी टीचर भी कहती हैं, मेरे हाँ। फ्रेंड्स भी कहते हैं। तो मैं- अच्छा जो आपने कंपटीशन जीता उसके बारे में मुझे बताइएगा। कितने स्टूडेंट्स थे, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? डर तो नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा था, थोड़ा थोड़ा नर्वस हुआ था। हाँ। बाकी उधर 8 स्टूडेंट्स थे तो उनमें से मैं जीता। उनमें से आप जीते और फाइनल मुकाबला इन्होंने अपने नाम किया। अच्छा जी मुझे ये बताइएगा, अब आपने सिंगिंग का सफ़र तो जारी रखना ही रखना है। माशाल्लाह हम देख भी रहे हैं कि आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और आप आगे चल के इसको साथ लेके भी चलना चाह रहे हैं। सिंगिंग में आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है, जो आपको लगता है कि उस पर वाकई काम करना चाहिए? सिंगिंग में टेम्पो। टेम्पो मुश्किल। अच्छा, और गलती जब बाबा सिखा रहे होते हैं तो डांट पड़ती है या नहीं? नहीं, बाबा नहीं डांटते, बाबा बाबा नहीं सिर्फ समझाते हैं। समझाते हैं। सही। सो क्लास में मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो कहते हैं, जिस तरह आपने बताया टीचर भी कहती हैं, तो आराम से गाने शाने सुना देते हैं। यानी आप फेवरेट स्टूडेंट भी हो गए। पढ़ाई में कैसे हो? अच्छे पढ़ाई में? पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। फिर तो पेरेंट्स ये नहीं कहते कि पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो, सिंगिंग को कम दो, कि दोनों को साथ लेके चलो? ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक हैं। और यही हमारे आज के बच्चों का टैलेंट है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अपने शौक को भी, अपने टैलेंट को भी साथ लेके चल रही है, और मेरे ख्याल से ये छोटी बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।